हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। टुडेज सेशन इज अबाउट हाउ टू कवर एग्रीकल्चर एज अ टॉपिक इन वेरियस एग्जामिनेशंस, इंक्लूडिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, द वेरियस स्टेट पीएससीज, नबार्ड एंड स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशंस और इत्यादि। और आज हम सभी के बीच हैं सर, द वन एंड ओनली नीरज नचिकेता सर। सर आपका वेलकम है यहाँ। एंड सर का इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं थोड़ा। Sir is an MTech in environmental engineering. He has an LLM in environmental law. He is an advocate for the Supreme Court of India, and he has been teaching and guiding aspirants for 18 years. Sir का experience it's inspirational. And उसके अलावा आज सर हमें बताएंगे एग्रीकल्चर के बारे में, एंड सर की किताब 360 डिग्री अप्रोच टू एग्रीकल्चर जो उन्होंने ऑथर की है उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें। तो सर शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों से, और इस सेशन से होपफुली सभी को थोड़ा ये हम लोग हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू ईशा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पार्ट, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद दिशा पब्लिकेशन। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिशा पब्लिकेशन से मेरी बुक एग्रीकल्चर में आ रही है, और ये बुक जो है बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, 360 डिग्री अप्रोच है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे, एग्रीकल्चर जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड हियर। See, what happens is most of the competitive exams, like they follow the general studies. आमतौर पे जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री या कोई भी ऐसे जीएस सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट जो होता है दैट इज आइदर डेल्ट इन द ज्योग्राफिकल पोर्शन और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। लेकिन वहाँ पर पर्सपेक्टिव बदल जाता है, बिकॉज व्हेन यू टेक एग्रीकल्चर फ्रॉम ज्योग्राफी यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप पैटर्न और climate and all those areas there. When you take it from the economic perspective, you are talking about agriculture sector. तो ये चीज़ आता है। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, स्टेट पीएससी लेवल एग्ज़ाम्स हैं, एक उसमें एक और बहुत अच्छा एग्ज़ाम आता है नबार्ड, राइट, दैट बैंकिंग रूरल बैंकिंग एग्ज़ाम वहाँ पर, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अभी देखा गया है कि पिछले 5-6 सालों से ट्रेंड ऐसा है कि दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर। उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है, अब आप देखिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप टीवी या मीडिया देखते हैं, एग्रीकल्चर पे कुछ ना कुछ टॉपिक होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश के टाइम पे फ्लड का सिचुएशन होता है, और वहाँ हमेशा होता है कि एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो रहा है। मानसून के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी बहुत ही रिसेंटली आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्म बिल है ना बुलाया गया, तो उसमें से किसानों का आंदोलन भी हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ वहाँ पर, कई तरह के एग्रीकल्चर रिफॉर्म। अब जैसे बजट है ना, इंडियन बजट में इकोनॉमिक सर्वे बजट होता है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर, because our country is primarily based on occupation agriculture there. So if you look at contemporary time, agriculture has become very, very important. That's why UPSC civil service exam and the state level exam, they are asking continuous questions on agriculture. Since NABARD is one exam which looks from rural development, from banking and financial point of view, so they do ask question on agriculture. But what we find, other exams which don't have that kind of focused syllabus on agriculture, right, they're asking questions there. So it has become really very, very significant for all kinds of examination. Okay. सर इन क्वेश्चन से ही एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन से थोड़ा स्पेसिफिक 2020 के पेपर में सिविल सर्विसेज के कितने क्वेश्चंस आए हैं एग्रीकल्चर से, एंड कौन से स्टेट पीएससीज के एग्जामिनेशंस में एग्रीकल्चर एज अ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है? राइट, तो हियर द आंसर वो हैज अ 2 डायमेंशन। एक तो ये है कि स्टेट पीसीएस एग्जाम जो है, जैसे यूपीपीएससी हो गया, एमपीएससी है, बीपीएससी, जेपीएससी, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टेट पीसीएस एग्जाम्स दे फॉलो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जाम। अब इसमें क्या हुआ है कि जितने भी क्वेश्चंस अगर हम देखें, योर सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, if you just go back to previous year questions of last 5 years of UPSC civil service exams, minimum 4 to 5 questions are on agriculture. Wow. Either from economic perspective or from geography. Now another dimension, environment, is asking the environmental aspect of agriculture. तो 4 से 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ओके। मेंस एग्जाम की हम बात करें जहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होता है, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स है ना। GS1 पेपर जो कि एग्रीकल्चर पे जब ज्योग्राफी का पोर्शन है वहाँ क्वेश्चन आ रहा है।
GS3 पेपर जो सिविल सर्विस एग्जाम है वहाँ पर भी पूछा जा रहा है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इवन टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, वाह, वहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए लास्ट 5 years में ग्रेजुअली द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स in not only UPSC civil service exam but also in UPPCS, BPSC, JPSC, all such state PCS exam have increased। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि करंट से रिलेटेड है, कंटेम्प्रेरी रिलेटेड है, तो वहाँ क्वेश्चन आ सकता है। ऑल राइट सर। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशंस में बढ़ती जा रही है, ये तो हाँ जी। हर ही जगह ट्रेंड दिख रहा है बेसिकली बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ये आपने बात की कि कैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर को क्या हम इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ के साथ पढ़ें या उसे अलग से एक यूनिक अप्रोच में भी पढ़ा जाए? You have asked a very relevant question. I thank you for asking this question. देखा जाए अगर हम एग्जाम्स की पैटर्न को समझते हैं, पिछले 5 साल के पेपर्स को हम लोग देखते हैं, मैंने ये रियलाइज किया है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर तो कवर हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायनेमिक आ रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैंने रियलाइज किया है मेनी टाइम्स व्हेन आई एम इन द क्लासरूम, व्हेन आई एम टीचिंग द सब्जेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑल and agriculture, but the student come to me and ask me questions, sir. So many questions are being asked, Right. but the way the UPSC is asking question, the nature of the question, the standard of the question which are being asked, they are not able to solve, Right. even though they have covered in geography and economy। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ज्योग्राफी और इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को पढ़ा है, उन दो पर्सपेक्टिव पूछा है, पढ़ा है वहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है अलग तरह से पूछे जा रहे हैं, या कई बार मिक्सड क्वेश्चन भी आ रहा है, Okay. मिक्सड क्वेश्चन आ रहा है। तो जो मेरा थॉट है, आई बिलीव दैट एग्रीकल्चर शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट काइंड ऑफ अ मॉड्यूल Okay. rather than mixing only with geography, economy or environment or any subject per se। जो मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर को एक मॉड्यूल की तरह रखा जाए और उसको एज अ मॉड्यूल की तरह क्लासरूम में पढ़ाया जाए, कि जहाँ पर हर पर्सपेक्टिव को, चाहे वो इकोनॉमी हो, वर्ल्ड वाइड अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हो, WTO के पर्सपेक्टिव वहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी हो, ज्योग्राफी फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव हो, इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में हो, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर या उसके जो भी सोल्यूशन चाहिए, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड प्रोग्राम्स पे होना चाहिए। इवन आई बिलीव डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि फ्लड एंड ड्रॉट, फैमिन। इवन आई बिलीव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल आप देखेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे काफ़ी डिस्कसन हो रहा है, Right. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल फार्मिंग की बात हो रही है, न्यू टाइप ऑफ थिंग्स विच विल इमर्ज इन फ्यूचर, जैसे कि परमा कल्चर की बात हो रही है, ZBNF की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी लाइक हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक एंड सॉइललेस कल्चर, Right. ये सब इमर्जिंग एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आ रहा है। और इवन आई बिलीव वन मोर एरिया दैट कम्स अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, Right. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, राइट फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट man have been doing food grains, Right. right? Ancient India, whether you talk about arrival of Aryans or we go to Mauryan age or medieval times or modern times, agriculture has been always an area. Right. Even the question from the historical perspective can be asked in the exam. Not only that, I even believe ethical issues. Right. जैसे कि आपको पता है फार्मर सुसाइड, बहुत Yes. सारे फार्मर्स जो हैं Yes. सुसाइड कर रहे हैं, जी सर, तो वो एक एथिकल कंसर्न को भी हाईलाइट करता है, बहुत ही जो कि जी leading हाँ हो रही है तो। GS फोर्सेज में। तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर को एक सेपरेट मॉड्यूल की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसमें जो टीचर पढ़ाए उस सारे पर्सपेक्टिव को डिस्कस करें। बेसिकली 360 डिग्री पर्सपेक्टिव हो yes, एग्रीकल्चर that's right. के लिए। That's what the name of the book has been given as a 360 degree approach to agriculture, right? राइट सर, ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जो नबार्ड एग्जाम है उसमें हाँ जी। एग्रीकल्चर में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली बहुत रेलेवेंट हैं, और ये बुक नबार्ड एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट है, और उसमें क्या क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो बच्चे को नबार्ड के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी? Right. For NABARD exam, if you look at the topics, since one aspect comes from banking aspect, right, तो इसमें बहुत जरूरी होता है कि जो गवर्नमेंट के सपोर्ट है, जैसे बजटरी सपोर्ट हो गया, कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर में लाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा,
उसमें कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस जो लिया गया, जो क्रेडिट सिस्टम है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं या इवन नबार्ड गिव्स अ हेल्प देयर, तो उन सभी का पार्ट सिलेबस में दिया हुआ है। क्रेडिट सिस्टम के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है। इवन नाउ नबार्ड ऑल्सो कवर्स इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव इन द सिलेबस। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया गया है नबार्ड एग्जाम में। तो ये जो बुक है 360 डिग्री अप्रोच टू एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी रेलेवेंट बुक फॉर नबार्ड एग्जाम। नबार्ड के जो भी सिलेबस हैं वो सारा इसमें कवर किया गया है। इवन बुक में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में है, एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में दिया हुआ है। नॉट ओनली दैट, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं वो सारा कवर किया गया है। सो दिस बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर दैट। राइट। एज इम्पोर्टेंट एज एग्रीकल्चर इज इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या सर आपके पास एक कोई स्ट्रैटेजी है जो एक स्टूडेंट को अपनानी चाहिए टू क्रैक दिस सेक्शन स्पेसिफिकली? According to me, the strategy to solve questions, let's say prelims question, where 5 to 6 questions are being on agriculture, or mains answer writing part, where 2 to 3 questions have to be written. The strategy what I can give is that have a very strong command on the subject of agriculture. पहला सबसे जरूरी है बुनियादी स्तर पे कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को जो सिलेबस का पार्ट में, जैसे कि जितने पर्सपेक्टिव मैंने बताया जो इस बुक में है जी। 360 डिग्री में है, जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल, देन गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स, वर्ल्ड वाइड, एथिकल, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ये पूरा थॉरो पढ़ा होना चाहिए, बच्चों के कमांड में होना चाहिए। ओके सर। सेकेंड थिंग इज अ डायनामिक पार्ट, करंट अफेयर्स, जो भी कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं या लास्ट 3-4 ईयर्स जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वो चीज़ को पता होना चाहिए। दैट हैव टू बी रिमेंबर। सो माई स्ट्रेटजी इज दैट द स्टूडेंट्स मस्ट फर्स्ट कंप्लीट द agriculture topic from all perspective. For that, this book will be very, very relevant to help them. And then current affairs from newspaper, The Hindu, Indian Express, Times of India, magazines, journals, that have to be added. तो उसमें advantage क्या है? Theoretical part, theory, that can be covered. Practical aspect can be covered. Facts will be covered. Current affairs will be covered. तो कोई भी तरह का क्वेश्चन किसी भी एंगल पे आता है, student will be able to answer that. Okay. Right? Right. Yes. Okay, sir. So basically theory plus current affairs. Correct. And from a 360 degree perspective. Correct. All right, sir. Moving on. Sir, how will this book be helpful in GS3 preparation? Right. UPSC exam GS3 paper covers 5 subjects, Okay. 5 topics. Economy, economic development. Right. Then second comes environment and biodiversity conservation part. Third comes science and technology. Fourth comes disaster management. Okay. And fifth comes internal security. Okay. If you take the entire paper of GS3 paper of civil services main examination, economic development, environment, disaster management, science and technology, right? If you just separate internal security, ये 4 जो एरिया है, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और जो पर्यावरण के भाग जो हैं, एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर एग्जाम में आ रहे हैं और वहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर वहाँ पर है जो अलग अलग डायमेंशंस पे हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट। इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मेंस एग्जाम में GS3 पेपर में आ रहा है। 8 से 10 क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में पूछा ही जा रहा है, WTO के पर्सपेक्टिव में या इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव में। इन्वायरमेंट की बात करें तो ड्रॉट, फ्लड, लैंडस्लाइड, जितने भी ऐसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर एग्रीकल्चर इंपैक्ट होता है, तो एग्रीकल्चर डायमेंशन में जुड़ जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। न्यू टेक्नोलॉजीज अभी आजकल हम लोग जो अखबारों में पढ़ रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस वो पढ़ रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो देखा जाए कि टोटल 5 टॉपिक है GS3 में, 4 टॉपिक्स पे एग्रीकल्चर आ रहा है। Okay. Wow. कहने का मतलब 80% एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। Okay. तो अगर कोई स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर अच्छे से कर लिया है तो मेरा मानना है कि उनके पास इतनी मतलब प्रिपरेशन होगी कि वो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं Oh, wow. Okay. वहाँ पर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ये तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। हाँ जी। अब हम बुक से स्पेसिफिक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जो हाल ही में हुई डेवलपमेंट्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बुक में भी कवर की गई हैं, क्या आप उनको एक बार हमें समझा पाएंगे? Yes, I will do that one. 360 degree approach to agriculture, this book has been divided into number of units. मैंने इस किताब में ऐसा किया है कि अलग अलग यूनिट में मैंने टॉपिक्स को
बाइफरकेट किया है। तो जब आप ये किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको यूनिट वाइज चैप्टर्स मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यूनिट 1 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अब उसके अंदर चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स में जो प्री हिस्ट्री, दूसरा चैप्टर एंशियंट, तीसरा मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम्स, और एग्रीकल्चर के जितने भी पर्सपेक्टिव है चैप्टर वाइज पर डिटेल में दिया गया है। यूनिट 2 फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, उसमें चैप्टर वाइज में जैसे चैप्टर ग्रीन रेवोल्यूशन पे चैप्टर है, अनदर चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म पे है, तो ऐसे चैप्टर डिवाइड है। थर्ड यूनिट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, उसमें जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन उस पर चैप्टर है, मानसून पे चैप्टर पे दिया हुआ है, क्रॉप्स पे चैप्टर दिया हुआ है। तो ऐसे करके इस बुक में ऑलमोस्ट 9 यूनिट्स आते हैं, एंड विद इन द यूनिट 3 और 4 चैप्टर्स आते हैं। एक और इस बुक की खास बात यह है कि हर चैप्टर के एंड में समरी दिया हुआ है, मतलब स्टूडेंट कैन समराइज all main points after reading the chapter. Another aspect is that questions are there. Very important thing is previous year question. I tried my level best to provide last 10 years questions from not only UPSC civil service exam but also state level exam, NABARD exam. हर चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में। अगर वो चैप्टर ग्रीन रेवोल्यूशन में तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो क्वेश्चन आया हुआ है, अगर वो चैप्टर WTO ट्रिप्स के रिलेटेड एग्रीकल्चर का है तो उसके रिलेटेड वहाँ पर, अगर वो चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है तो उसमें दिया हुआ है, प्लस मेंस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैव बीन एडेड। तो पहला ये है कि हर चैप्टर में एक्सपर्ट एडवाइस है, चैप्टर की कंटेंट है, एंड ऑफ द चैप्टर समरी दिया हुआ है, समरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मेंस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। तो अगर देखा जाए दिस बुक नॉट ओनली कवर्स the holistic man of the agriculture, but it also gives previous year questions as practice. Student can practice those questions to become more and more confident from the examination perspective. जी सर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में स्टूडेंट ढूंढता ही क्वेश्चंस है जी, कि जी। जितने प्रैक्टिस हो सके, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो बुक में कवर किया गया हाँ है जी, तो हाँ। ये बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा बिल्कुल, बिल्कुल। आई होप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो Yes. सर, इन सारे फीचर्स में से कौन सा एक अनमिसेबल चीज है जो इस बुक में एक बच्चे को नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब ये तो देखना ही देखना है? जब भी आप ये बुक लेंगे, इस बुक में एक्सपर्ट एडवाइस दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखें आप। प्लस करंट एस्पेक्ट को बॉक्स में दिया गया है, नंबर प्लेसेस बॉक्स है, कई जगह पर डायग्राम है, टेबल दिया हुआ है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हर स्टूडेंट को इस बुक में चैप्टर वाइज देखना चाहिए, फैक्ट्स, कई सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो टेबुलर फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में दिया हुआ है। और इस बुक की एक और बहुत खास बात है, 2 कलर बुक है, तो उसमें इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, यूजर फ्रेंडली है, रीडिंग फ्रेंडली है, स्टूडेंट में एंजॉय रीडिंग सच काइंड ऑफ बुक। राइट सर, इतने सारे कंटेंट के अंदर हाँ जी, बहुत हाँ जी। जरूरी, बहुत मैटर करता है बिल्कुल। जी। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर Right. करने के लिए। एंड जैसे आप सभी ने देखा कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एंड वी होप दैट ये बुक आपको यूज में आएगी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स हु वांट टू क्रैक एग्रीकल्चर। मेरी तरफ से भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बुक in the market, and all of you who are preparing for any such examination can buy this book, can go through it. आप इस किताब को आप लीजिए और पढ़िए, और I will be very happy to receive the feedback so that any improvement is there, we can do that. और ये बुक डेफिनेटली स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सॉल्व करने में मदद करेगी। तो थैंक यू एवरीवन, and I am very glad to be the part of this interview, and I'm looking forward to all of you buying this book and going through its content there. And I wish all of you best of luck for all competitive exams. Thank you everyone. Thank you so much everyone. Thank you. Thanks a lot.